निकिता कंपनी से मॉल की तरफ निकल जाती है। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। निकिता की कार ट्रैफिक में फंसी थी, तभी उसके पास विधि की कॉल आती है। विधि, निकिता कहाँ पर है तू? मैं पिछले 1 घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ। निकिता, क्या बताऊँ यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, पर तू चिंता मत कर, मैं जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। विधि फोन कट कर देती है। निकिता अपनी कार को दूसरे रास्ते पर मोड़ देती है। यह रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन मॉल जाने के लिए शॉर्टकट भी था। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि कोई उसका बहुत देर से पीछा कर रहा है। वहीं उसकी कार के पीछे एक और कार भी थी, जिसमें 5 आदमी बैठे हुए थे जो देखने में गुंडे लग रहे थे। उनमें से एक आदमी बोलता है, भाई बकरा तो खुद हलाल होने को तैयार है, इसीलिए तो देख इस सुनसान रास्ते पर आ गई है। उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, क्या खूबसूरत माल है यार, आज तो मजा आ गया। वह सभी आदमी ऐसे घटिया बातें करते हुए हंसने लगते हैं। ड्राइविंग सीट पर जो आदमी बैठा था वह निकिता की कार को ओवरटेक करके अपनी कार उसकी कार के आगे खड़ी कर देता है, जिससे निकिता अचानक से ब्रेक मार देती है और उसका सिर डैशबोर्ड से टकराते हुए बचता है। निकिता खुद से, जब लोगों को कार चलानी नहीं आती तो खरीदते क्यों है? वह गहरी सांस लेकर कार को बैक करती है और फिर साइड से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग फिर से अपनी कार उसकी कार के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। निकिता गुस्से से कार से बाहर आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, रोड को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझा है क्या, जो जहां मन किया कार रोक दी। तभी कार का गेट ओपन होता है और उससे वह गुंडे बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, रोड का तो पता नहीं, लेकिन आज तुझे अपन की पर्सनल प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये रास्ता थोड़ा सुनसान था, जिस वजह से यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं दिख रहा था। निकिता अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अपनी कार साइड में करो और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। आ गया है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बहुत गर्मी है रे, तेरे अंदर कोई बात नहीं, आज अपनी सारी गर्मी निकाल देगा अपन। वो अपने कदम निकिता की तरफ बढ़ा देता है। निकिता, वहीं रुको और अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना तुम सभी को तोड़ कर रख दूंगी। एक आदमी हंसते हुए बोलता है, बहुत तीखी मिर्ची है रे तू। निकिता चाहती तो वो उन्हें वही सबक सिखा सकती थी, लेकिन जब तक जरूरत ना हो वो किसी से हाथापाई नहीं करती थी। निकिता अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। निकिता गुस्से से, मेरा हाथ छोड़ो वरना। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वरना क्या है? उसकी बात खत्म होने से पहले ही निकिता अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर कसकर मोड़ देती है, जिससे उस आदमी की चीख निकल जाती है। निकिता उसे पीछे धक्का देकर बोलती है, तुझे क्या लगा मैं कोई कमजोर लड़की हूँ? एक आदमी, रुक, तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। वो अपने पास खड़े आदमी की तरफ से इशारा करता है। वह दोनों निकिता की तरफ आने लगते हैं। पहला आदमी निकिता को मारने के हाथ उठाता है, लेकिन निकिता झुककर उसकी पीठ पर लात मारती है, जिससे वो आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे मारने के लिए अपने पैर उठाता है, लेकिन निकिता झुककर अपने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ लेती है और मरोड़ देती है, जिससे वह आदमी भी जमीन पर गिर जाता है। शायद उसका पैर टूट चुका था। बचे हुए 3 आदमी निकिता की तरफ भागते हुए आते हैं, लेकिन निकिता बहुत ही स्मूथली बैकफ्लिप मारकर उनसे दूर हो जाती है और अपने हाथों में पहना हुआ अपने बालों से एक क्लिप निकालती है, जो थोड़ी नुकीली थी। वो उन आदमियों को अपनी उंगलियों के इशारे से अपनी तरफ बुलाती है।
एक आदमी उसे मारने से लिए आगे आता है, लेकिन उसे खुद तक पहुंचने से पहले ही निकिता जमीन पर फेंक देती है। तभी दोनों आदमी भी उसे मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन निकिता अपने हाथों में पकड़ी नुकीली पिन एक आदमी की गर्दन में घुसाती है तो दूसरे की आंख में। वो आदमी दर्द की वजह से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर पीछे खड़े 3 आदमी शॉक हो जाते हैं। उन आदमियों को नहीं लगा था कि निकिता की फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी होंगी। तभी वो आदमी जिसका निकिता ने हाथ मोड़ा था वह धीरे से उठता है और पीछे से जाकर निकिता की गर्दन पकड़ लेता है। निकिता उससे अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा आदमी आकर उसके हाथ भी पकड़ लेता है। जिस आदमी ने निकिता की गर्दन पकड़ी थी वह जाकर उसे कार के बोनट से सटा देता है और उसका गला दबाते हुए बोलता है, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना तेरे, आज तो तुझे जहन्नुम के दर्शन करा कर ही रहूंगा। निकिता को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती है, लेकिन वह इतनी भी कमजोर नहीं थी। वो हिम्मत करते हुए अपने पैर उठाती है और उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर जोर से मार देती है, जिससे उस आदमी की पकड़ निकिता की गर्दन से छूट जाती है। निकिता लंबी सांस लेते हुए अपने पैरों से उस आदमी को भी मारती है जिसने उसके हाथ पकड़े हुए थे। निकिता लंबी सांसें लेते हुए उस आदमी के बाल पकड़कर खींच लेती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे उस आदमी के आगे के दांत टूट जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। निकिता उसके पेट पर कसकर एक लात मारती है, जिससे उस आदमी के मुंह से हल्का हल्का सा खून आने लगाता है। निकिता जमीन पर गिरे दूसरे आदमी को देखते हुए बोलती है, तुझे तो मैं अभी जन्नत के दर्शन कराती हूँ। इतना बोलकर वह उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर 3-4 लात मारती है, जिससे वह आदमी लगभग अधमरा हो जाता है। तभी बचा हुआ एक आदमी हिम्मत करते हुए अपनी कार की तरफ जाता है और एक गन निकालकर निकिता की तरफ पॉइंट कर देता है और बोलता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इससे पहले वह उस पर गोली चलाता एक गोली आकर उसके सीने पर लगती है, जिससे वह आदमी वहीं गिर जाता है। निकिता पीछे पलटकर देखती है तो आदित्य अपने हाथ में गन लेकर खड़ा था। वह जल्दी से निकिता के पास आता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, क्या जरूरत है इस सुनसान रास्ते पर आने की? निकिता, आप यहाँ पर क्या कराए हैं मिस्टर मेहरा? उसकी बात सुनकर आदित्य सोचता कि वह अपनी मीटिंग खत्म करके घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसने अपनी कार इस रास्ते पर मोड़ ली थी। लेकिन रास्ते में ही उसकी कार खराब हो जाती है। इस वक्त वो अपने बॉडीगार्ड के साथ नहीं आया था। वो अपनी कार से बाहर आकर नील को कॉल करने लगता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो कार से अपनी गन निकालकर तभी दूर से ही उसकी नजर वहां खड़ी 2 कार पर जाती है। उनमें से एक कार को डोट वो पहचान लेता है। आदित्य, ये तो निकिता की कार है। वो जल्दी जल्दी उधर जाने लगते हैं। तभी वो देखता है कि निकिता कुछ गुंडों से लड़ रही है। निकिता की फाइटिंग स्किल्स देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी निकिता उसके सामने हाथ हिलाती है, जिससे वो प्रेजेंट में वापस आता है। आदित्य, मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी मेरी नज़र तुम्हारी कार पर पड़ी, लेकिन तुम इतनी इस रास्ते पर क्यों आई? निकिता, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। इतना बोलकर वह अपनी कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? निकिता उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या मैंने तुमसे मदद मांगी नहीं ना, तो मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? इतना बोलकर वो अपनी कार के पास जाती है। आदित्य बोलता है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो, क्योंकि मेरी कार खराब हो गई है? निकिता,
मुझे नहीं लगता कि मिस्टर मेहरा को मेरी तरफ की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स होंगी। आदित्य, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो निकिता की कार में जाकर बैठ जाता है। निकिता उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो अब और बहस नहीं करना चाहती थी। मेहरा इंडस्ट्रीज काया अपने मेकअप रूम में बैठी हुई बेसब्री से उन गुंडों के फोन का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस से भरी हुई मुस्कान थी, मानो उसे यकीन हो कि वो अपनी चाल में कामयाब होगी। काया अपने मेकअप रूम में खुश होकर बैठी थी, तभी उसके पास रोजी आ जाती है और उसे मुस्कुराते देख बोलती है, क्या हुआ मैम, आप इतना ज्यादा खुश क्यों है? काया, आज मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटने वाला है, तो मुझे खुश तो होना ही चाहिए रोजी। इसका मतलब आपने निकिता को रास्ते से हटाने का प्लान सोच लिया? काया सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि कुछ देर में पूरा भी हो जाएगा। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वही रोजी भी समझ जाती है कि जरूर उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। निकिता अपनी कार स्टार्ट कर देती है। तभी आदित्य उससे पूछता है, वैसे तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी, क्योंकि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। निकिता उसे घूरते हुए, मैं आपको लिफ्ट दे रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करें। मुझे क्या आता है और क्या नहीं, यह मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह से घूरने लगता है, लेकिन निकिता उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वहीं आदित्य अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज कर देता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वह किसी बात से परेशान है। कुछ ही देर में निकिता की कार माल के आगे आकर रुकती है। आदित्य उससे बोलता है, मैंने तुमसे ऑफिस छोड़ने के लिए कहा था निकिता, पर मुझे यही आना था। अब आप अपने ड्राइवर को यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि मेरी मंजिल आ गई। वह आदित्य को कार से उतरने का इशारा करती है और खुद भी कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वहीं आदित्य सोचता तनता है, इस लड़की की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, देख लूंगा इसे मैं। वह अपना फोन निकालकर नील को कार भेजने का मैसेज कर देता है। तभी उसकी नज़र मॉल के एंट्रेंस पर पड़ती है, जहां पर निकिता किसी लड़के की गले लगी हुई थी। यह देखकर वह अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और सोचता है, इतनी रात को यह लड़की किसी लड़के से मिलने के लिए आई है। ना चाहते हुए भी वह निकिता के पीछे चला जाता है। वहीं निकिता जिस लड़के के गले लगी थी वह कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था। वह जिया के साथ पर शॉपिंग के लिए आया था। वह दोनों अंदर चले जाते हैं। आदित्य भी उनका पीछा करते हुए मॉल के अंदर चला जाता है। इस वक्त उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। रोहित और निकिता मॉल के वेटिंग एरिया में जाते हैं, जहां सब पहले से ही निकिता का वेट कर रहे थे। उसे देखते ही विधि उसके पास आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, निकिता की बच्ची, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? हम पिछले 2 घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं। निखिल, निक्कू, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? निकिता, मैंने कहा था ना, रास्ते में ट्रैफिक है तो थोड़ी देर हो जाएगी। जिया, अब बस भी करो। वो ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जिस काम के लिए आए हैं वह कर लेते हैं। रोहित, सही कहा तुमने। वो सभी सबसे पहले विधि की शॉपिंग करने लगते हैं, क्योंकि वो ब्राइड थी और उसकी शॉपिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी थी। विधि अपने लिए हल्दी, मेहंदी और संगीत के फंक्शन के लिए कपड़े लेती है, जिसमें निखिल भी उसकी मदद करता है। तभी रोहित की नज़र भी एक ड्रेस पर जाती है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह
ड्रेस ले जाकर जिया को देता है और बोलता है, यह तुम पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। जिया वो ड्रेस देखकर मुंह बना लेती है क्योंकि वो एक नाइट गाउन था जो थोड़ा सा रिवेलिंग था। जिया उसके सीने पर मारते हुए, यहाँ हम तुम्हारी दोस्त के लिए शॉपिंग करने आए हैं। रोहित, उसके लिए उसका दोस्त है, मैं तो अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करूंगा। वो सब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं। निकिता, तुम दोनों की शादी को अब 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। रोहित, मैं तो तैयार हूं पर ये मान ही नहीं रही है। वो सब बातें करते हुए शॉपिंग करने लगते हैं। वही रोहित के मुंह से जिया के लिए बीवी सुनकर उनसे थोड़ा दूर खड़ा आदित्य थोड़ा शॉक हो जाता है। वो वहां से बाहर निकलकर सोचता है, इसका मतलब उस लड़के और निकिता के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो दोनों बस दोस्त हैं। उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। तभी वो देखता है कि निकिता किड्स फैशन कॉर्नर की तरफ जा रही है। वो भी उसे फॉलो करने लगता है। वहीं निकिता किड्स सेशन में जाकर इशिता और ईशिका के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगती है। आदित्य, ये बच्चों के लिए कपड़े क्यों ले रही है? तभी उसकी नज़र एक दो प्रिंसेस ड्रेसेस पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर वो मन में सोचता है, इशिता और ईशिका इस ड्रेस में कितनी प्यारी लगेंगी। वो खुद कंफ्यूज था कि उसे उन लड़कियों से इतनी अटैचमेंट क्यों फील हो रही थी। तभी वो देखता है कि निकिता ने उन ड्रेसेस को भी ले लिया था जो उसने देखी थी। देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो मन में सोचता है, ये मॉल पूरे मुंबई का सबसे महंगा मॉल है और निकिता की तो सैलरी इतनी नहीं है कि वो इतनी सारी महंगी ड्रेस अफोर्ड कर सके। तभी वो देखता है कि निकिता बिलिंग काउंटर पर अपना गोल्डन कार्ड दे रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और खुद से बोलता है, ये गोल्डन कार्ड सिर्फ उनके पास होता है जो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन निकिता तो नॉर्मल सी जॉब करती है। उसे अब शक हो रहा था कि निकिता कुछ तो छिपा रही है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने की सोचता है। वहीं निकिता और बाकी सब की शॉपिंग ही गई थी, इसलिए वो सब मॉल से बाहर निकल जाते हैं। वहीं नील भी अब तक वहां आ चुका। आदित्य भी उसकी कार में आकर बैठ जाता है। नील कार स्टार्ट कर देता है। आदित्य कुछ सोचते हुए, नील, तुम जल्द से जल्द निकिता की इन्वेस्टिगेशन करो। इतने सालों तक वो कहाँ थी, क्या करती थी और किसके साथ रहती थी? नील पहले तो उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जब आदित्य के सीरियस एक्सप्रेशन देखता है तो उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। वह बस हाँ में सिर हिला देता है। निकिता और बाकी सब भी शॉपिंग करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर निकिता सबसे पहले इशिता और इशिका के रूम में जाती है तो देखती है कि वह दोनों ही सो चुकी हैं। वो प्यार से उन दोनों के माथे पर किस करती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। काया का घर काया हॉल में इधर से उधर टहल रही थी और बार बार अपने फोन को देख रही थी। काया, इतनी रात हो गई अभी तक उनका फोन नहीं आया, पता नहीं अभी तक अपना काम पूरा किया या फिर नहीं। वो उन गुंडों को फोन करती है लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आता है। काया खुद से, डोंट वरी काया, इन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया होगा और हो सकता है वह लोग अभी उसके साथ एंजॉय कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे हैं। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वह वॉच में टाइम देखती है और सोचती है इस वक्त कौन आया होगा। इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई सर्वेंट नहीं दिखता क्योंकि वह सब अपने घर जा चुके थे। काया गहरी सांस लेते हुए डोर खोलने जाती है। वजह से ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने हर एक शख्स को देखकर उसके हाथ से फोन छूट जाता है और उसके मुंह से निकलता है,
तुम वह शख्स उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है और बोलता है, तुम्हारे अंदर अपने लिए इतना डर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई स्वीटहार्ट। वो उसे पीछे धक्का देता है और खुद अंदर आकर गेट बंद कर लेता है। काया कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन वह शख्स उसे गेट से सटाकर उससे वाइल्डली किस करने लगता है। काया उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उस आदमी की ताकत के आगे कुछ नहीं थी। वो आदमी उसे गोद में उठाकर काया के रूम की तरफ ले जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वह पहले भी काया के घर आ चुका है। वह आदमी काया को उसके बेड पर बेदर्दी से पटक देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर चूमने लगता है। काया उसे खुद से दूर करके कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो यहाँ से जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वह आदमी शैतानों की तरह हंसने लगता है और फिर कसकर काया की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तुझे तो पता ही है कि मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। काया, जिसे अपने गले पर बहुत दर्द हो रहा था, वो उसकी बात सुनकर डर जाती है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। उससे बेहतर इस आदमी के बारे में और कौन जानता था। वह उसके हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए उससे सॉरी बोलने लगती है। वह आदमी उसकी गर्दन छोड़कर अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लेता है और उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है और फिर उसे लीक करने लगता है। काया उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कसकर काया के बाल पकड़ लेता है और उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर वाइल्डली उसे चूमने और बाइट करने लगता है, जिससे काया को बहुत दर्द हो रहा था और उसके होठों से खून भी निकल रहा था। लेकिन उससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काया के होठों को चूमते चूमते उसकी गर्दन पर आ जाता है और उसकी ड्रेस को एक झटके में फाड़ देता है। काया समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। काया भी उसे किस करने लगती है और उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाती है और किस करते हुए उसके कपड़े खोलने लगती है। वह आदमी काया के सीने पर किस और बाइट करने लगता है। काया भी मदहोश होकर उसके बालों में अपने हाथ फिराने लगती है, जिसे महसूस करके उस शख्स के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वह काया के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में धंसा देता है और एक झटके में उसमें समा जाता है, जिससे काया की चीख गूंज उठती है। उसकी चीख सुनकर वो आदमी रुक जाता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, चीख तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा पहली बार हो। काया उससे कुछ नहीं बोलती। वो शख्स अपनी कमर को और जोर से मूव करने लगता है। वो बहुत ज्यादा हार्ड था, जिससे काया को दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दर्द से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम में लगा रहता है। वहीं एक अंधेरे कमरे में कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। तभी वहां की लाइट ऑन होती है और कुछ लोग अंदर आते हैं और उन आदमियों को घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाकर हॉल में फेंक देते हैं। उन आदमियों के शरीर पर बहुत सारे घाव थे, जिसे देखकर लग रहा था कि उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। तभी उन आदमियों की नज़र सोफे पर बैठे शख्स पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, आप तो आदित्य मेहरा है ना, लेकिन सर आपने हमें क्यों किडनैप किया है? दूसरा आदमी, सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं? तभी आदित्य गुस्से से उनके पास आता है और उनकी गर्दन दबोचते हुए कहता है, तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई उसकी लड़की को नुकसान पहुंचाने की? आदित्य की खतरनाक आवाज सुनकर वह सभी सहम जाते हैं। आदित्य, मेरे सवाल का जवाब दो। उनमें से एक आदमी, सर आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? हम किसी को नहीं जानते। आदित्य पास में रखा फ्लावर पॉट उठाकर उस आदमी के सर पर पटक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, उस सुनसान रास्ते में
तुम सब मिलकर एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहे थे। अब कुछ याद आया कि मैं और ज्यादा डीपली समझाऊं। फ्लावर पॉट लगने से उस आदमी का सर फट जाता है और उसके सर से बहता हुआ खून सफेद फर्श को लाल करने लगता है। वहीं बाकी सब के देखकर डर जाते हैं। एक आदमी तो डर की वजह से अपनी पैंट गीली कर देता है। नील मन में सोचता है, बॉस मिस निकिता की वजह से इन आदमियों को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। क्या बॉस को मिस निकिता की फिक्र हो रही है? क्या वह उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं? वहीं एक आदमी डरते हुए बोलता है, सर हमें उस लड़की को मारने और उसका रेप करने की सुपारी दी गई थी। यह सुनकर आदित्य का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। वो तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि कोई निकिता को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। बीतते सेकंड के साथ आदित्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोलता है, ये करने के लिए तुमसे किसने कहा? उसकी आवाज सुनकर सभी आदमी डर जाते हैं। वहीं नील को भी अब अपने खड़ूस बहुत से डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बॉस कितना बड़ा शैतान है। एक आदमी रोते हुए बोलता है, सर हम उसे नहीं जानते, बस फोन पर ही बात करी है। उन्होंने कहा था कि उस लड़की का रेप करने के बाद उसकी फोटोज वायरल करनी है। उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है और पास में टेबल पर रखी नाइफ लेकर उस आदमी की गर्दन काट देता है, जिसे देखकर सब सहम जाते हैं और बाकी 2-3 गुंडे डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं। आदित्य अपने आदमियों से, इन सब को ले जाओ, जो मर चुके हैं उन्हें जानवरों को खिला दो और बाकी सबको तब तक टॉर्चर करो जब तक उन्हें नर्क के दर्शन ना हो जाए। मुझे इनके मोबाइल फोन दो। आदमी जी बॉस बोलकर उन सभी गुंडों की लाश वहां से हटा देते हैं। एक आदमी उन गुंडों का फोन लाकर आदित्य को दे देता है। आदित्य उनका फोन ऑन करता है, जिसमें लॉक लगा था। वो अपना लैपटॉप लेकर उसमें कुछ करता है और कुछ देर में फोन अनलॉक हो जाता है। आदित्य, नील मुझे 5 मिनट में इस नंबर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दो। नील हाँ बोलकर उसके हाथ से लैपटॉप के लेता है और जल्दी जल्दी उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। कुछ मिनट बाद नील, बॉस हो गया, ये नंबर मिस काया के नाम पर रजिस्टर है। ये सुनकर आदित्य के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं।